ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राजस्थान के कुलपति और अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। नमस्कार। हम सबके जीवन में अलग अलग चुनौतियां होती हैं और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए हम अलग अलग योजनाएं भी बनाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारी योजनाएं धराशायी हो रही हैं, हमारा मनोबल टूटने लगता है, हम हताश और निराश होने लगते हैं। लेकिन ऐसे समय में आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच, संयम, समर्पण के साथ अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो जरूर काले बादल छटने लगते हैं और फिर उम्मीदों के आसमां में हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद से तमाम ऐसे अवसर आए जब दूसरी लहर, तीसरी लहर और उसके बाद कई सारे छोटे छोटे अवसरों पर जब मामले कुछ राज्यों में बढ़ने लगे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे जीवन पर ब्रेक लग रहा है। लेकिन हम सब के संयम और सरकार के अथक परिश्रम का ही परिणाम रहा कि तमाम चुनौतियों के बाद भी हम आगे बढ़ने में कामयाब होते रहे हैं। समय समय पर जारी होने वाले कोविड दिशा निर्देशों का ही असर रहा कि भारत जैसे जनसंख्या प्रधान देश में भी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा संक्रमण से बचा रहा। आज पूरी दुनिया जब कोविड के नए लहर का सामना कर रही है, कई देशों में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि जून में भारत में चौथी लहर आ सकती है। आज से 20-25 दिन पहले जब राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे थे तो ऐसा लगने लगा था कि चौथी लहर आने ही वाली है। आईआईटी कानपुर ने भी एक रिसर्च के माध्यम से यह दावा किया था कि जून में भारत में चौथी लहर आ सकती है। लेकिन अगर पिछले 20-25 दिन के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली को छोड़कर दूसरे राज्यों में मामले नहीं बढ़े। दिल्ली में भी जो मामले बढ़ रहे थे, एक समय ऐसा भी अवसर आ गया था जब 1500 के आसपास मामले चले गए थे दिल्ली में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मामलों में कमी आने लगी है। अब जो है 200 या 300 मामले प्रतिदिन के आ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि महामारी समाप्त हो गई है। इसका ये भी मतलब मत समझिए कि अब आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना है, मास्क नहीं पहनना है। ये महामारी सीमित जरूर हुई है, संक्रमण के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन महामारी अब भी बरकरार है। अब सोचिए ना, हम सब में से किसी को भी पता नहीं है कि हम जिससे मिल रहे हैं वो कोविड संक्रमित है या नहीं। ऐसे में मास्क ही बचाव है। शुरुआती समय से ही मास्क ने हमें बहुत बचाया है और अब भी जहां जाइए मास्क लगाइए। अब तो मास्क की आदत भी हो गई है। इसके साथ साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल बंद मत करिए। सैनिटाइजर के कई लाभ हैं। कोरोना महामारी से पहले भी दुनिया के कई देशों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल होता रहा है। चिकित्सक ऑपरेशन थिएटर से लेकर मरीजों को देखने के बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहे हैं। अगर आप बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करेंगे, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद साबुन पानी से हाथ धोते रहेंगे, तो किसी और बीमारी का भी खतरा बहुत कम हो जाता है। क्योंकि हम कई बार अपने हाथ से बहुत सारे गंदे सरफेसेस को टच कर देते हैं, उसके बाद खाने के दौरान या किसी और काम के दौरान हमारा हाथ नाक और मुंह को स्पर्श करता है और वहीं से कई तरह के जो बैक्टीरिया हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और फिर बीमारियों का कारण भी बनते हैं। ऐसे में अगर हम हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, तो हम तमाम तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। सुरक्षित दूरी। कोरोना की जब से शुरुआत हुई तब से इस बात पर लगातार जोर दिया जा रहा है कि सुरक्षित दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इस समय जब सारी चीजें खुल गई हैं तो सुरक्षित दूरी एक ऐसा पहलू है जब हम इस पर काम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं। सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, मेट्रो है, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, ऑफिस हैं, लेकिन कोशिश करिए जहां तक संभव हो सुरक्षित दूरी का पालन करिए। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप मिश्र। डॉक्टर संदीप, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि हम कार्यक्रम में चर्चा कर रहे थे कि चौथी लहर के आशंका के बीच देशवासियों के और सरकार के प्रयास का ही असर है कि मामले उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी की उम्मीद की जा रही थी
और दिल्ली में भी अब मामलों में गिरावट आ गई है। डॉक्टर संदीप, कोरोना के शुरुआती समय से ही आप लगातार कोविड मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं और इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं। ये जो ट्रेंड है आंकड़ों के गिरने का, जो डिक्रीजिंग नंबर शुरू हो गए हैं राजधानी दिल्ली सहित कई और राज्यों में भी, क्या समझा जाए कि चौथी लहर की आशंका टल गई है? आप देखिए, जो काफी हद तक तो ये आशंका टल गई है। उसका रीजन ये भी है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन, हमारे जो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है और उसकी बहुत एफर्ट्स की वजह से, और स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें जुड़े हुए हैं, इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं, तो उसके वजह से हुआ ये है कि बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन मिल गया है। कईयों को तो दोनों डोजेज, बल्कि 3 जो बूस्टर डोज भी मिल गई है और काफी सारों को डबल डोज भी मिल गई है। उस वजह से बहुत पॉपुलेशन जो है वो कम बची है जिसको कि नहीं हुआ है या जिसमें इम्यूनिटी प्रॉपर नहीं है। तो इसलिए कम लोगों को ही इफेक्ट करा है फोर्थ वेव ने भी। और अब बचे कुछ लोग भी अगर इन्फेक्ट हो गए हैं तो फिर चांसेस और भी कम रह जाता है जो और थोड़े बहुत बच गए लोगों में होने का। इस वजह से फोर्थ वेव जो है, हमको ऐसा लगता है कि बहुत सकारात्मक जो काम हुए हैं इस विषय में, उसके वजह से काफी कुछ टल गई है फोर्थ वेव। जी हाँ, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चौथी लहर की आशंका बहुत हद तक टल गई है। डॉक्टर संदीप, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि भारत में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट मिला है, उसका अलग टाइप मिला है, ये क्या खबर है और इससे कितना खतरा है आने वाले समय में? देखिए, ये तो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि ये जो है आरएनए वायरस है जो कोविड का, तो आरएनए वायरस की खासियत होती है कि कुछ समय में इसमें म्यूटेशन हो जाते हैं। तो एक बार अगर म्यूटेशन होता है तो 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। या तो वो म्यूटेशन से कुछ भी ना हो, कोई फर्क ही ना पड़े, या म्यूटेशन से वो कम खतरनाक हो जाए, या म्यूटेशन से ज्यादा खतरनाक हो जाए। तो जब म्यूटेशन होता है तो उसमें, जैसा मैंने बताया, ये भी थोड़ा सा चांस होता है कि ज्यादा खतरनाक वायरस हो जाए। तो वो जब ज्यादा खतरनाक हो जाता है तो वो ज्यादा स्प्रेड कर सकता है या ज्यादा बड़ी बीमारी कर सकता है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब पहले से ही अगर इम्यूनिटी प्रेजेंट है, तो जब म्यूटेशन होता है तो कुछ इम्यूनिटी तो पहले वाले वायरस के वजह से रहती ही है। तो इसलिए उसका वेरिएंट का जो है अफेक्ट तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन समय के साथ साथ वो उतना ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाता जैसा कि अगर कभी कोविड हुआ ही ना हो और वायरस आ जाए तो। जी, कार्यक्रम में हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हैं संगम कुमार। संगम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, मेरे मन में 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि 2 से 7 वर्ष के जो बच्चे हैं उन लोगों का टीका कब तक उपलब्ध होगा, और दूसरा सवाल ये है कि अब गर्मी का प्रकोप चल रहा है तो ऐसे लोगों को देखा जा रहा है कि दोनों डोज ले लिए हैं, फिर भी महीने में कभी 2 बार या 3 बार फीवर आ जा रहा है। इसका क्या कारण है? जी डॉक्टर संदीप जी, देखिए, 2 चीज पूछी आपने। पहली बात तो ये है कि जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, जैसे 2 से 7 में कुछ प्री स्कूल भी होंगे और कुछ अर्ली स्कूल के चिल्ड्रन होंगे, तो उसमें ये है कि जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होती जा रही है तो उनका भी हम एक एक करके उन एज ग्रुप्स को इंक्लूड करते चले जा रहे हैं जिनमें कि टीकाकरण होगा। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही उनमें भी ये टीका उपलब्ध होने के चांसेस हैं। हर तरह का जो हमारे पास कई तरह के वैक्सीन हैं, लेकिन कुछ वैक्सीन ऐसे हैं जिनका की टेस्टिंग बच्चों में भी हो रहा है, तो वही वाले वैक्सीन होंगे, समय के साथ अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब थोड़े ही दिन की बात है, मेरे हिसाब से वो भी जल्दी से अवेलेबल हो जाएगी वैक्सीन। जहां तक दूसरी चीज का आपने जो दूसरा सवाल किया कि फीवर आ जाता है बीच बीच में, तो देखिए, फीवर के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से कोविड एक कारण है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सीजनल फीवर हो सकता है, फ्लू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, और तरह के कारण भी हो सकते हैं फीवर के। तो वो सारे के सारे फीवर तो हम जो है कोविड पे नहीं वो डाल सकते, और तरह के फीवर भी हो सकते हैं। कोविड का एक बार फीवर हो जाता है तो फिर दूसरी बार आना बहुत जल्दी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था, कोविड आने के बाद में एक बार इम्यूनिटी बन जाती है। तो जब इम्यूनिटी बन जाती है तो दूसरा अगर इन्फेक्शन हो भी कोविड का, तो वो पहले जैसा या तो घातक नहीं होता या वो कर ही नहीं पाता, बल्कि इन्फेक्शन बहुत जल्दी, तो 6, 7, 8, 9 महीने के बाद ही
दूसरा कोविड का इन्फेक्शन होने का रिस्क वापस से शुरू होता है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बुखार के कई कारण हो सकते हैं, आप इसको वैक्सीन से जोड़कर न देखें। और जिन लोगों के जहन में अब भी इस तरह की शंका बनी हुई है कि टीका लगवाने के बहुत दीर्घावधि में नुकसान हो सकते हैं, आप तमाम लोगों को देखिए, इस देश में बहुत जल्द 200 करोड़ कोविड रोधी टीके की डोज का आंकड़ा पार होने वाला है। तो जिन लोगों ने अब तक टीका नहीं लगवाया है वो अपने नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाएं और कोविड वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि अभी सुरक्षा ही बचाव है और सुरक्षा के नजरिए से टीका एक एहतियाती उपाय है। डॉक्टर संदीप, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और लंबे समय से आप कोविड मरीजों के साथ साथ जो पोस्ट कोविड में हृदय से जुड़ी समस्याएं हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कोरोना संक्रमण के बाद कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त सांस फूलने लगती हैं, धड़कन तेज हो गई है, पहले नहीं थी, कोरोना के बाद ऐसा हो गया है। क्या उपाय है इसे ठीक करने का? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हार्ट में कई तरह की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं कोविड होने के बाद में, जिसको कि हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड भी, जो सबसे कॉमन है या जो सबसे आमतौर पे होती है, काफी पसंद है। सबसे पहली चीज तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। अब वो जो दिल की धड़कन बढ़ती है वो उससे डायरेक्टली नहीं होती, हार्ट की वजह से डायरेक्टली नहीं होती, बल्कि एक प्रॉब्लम होती है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी। तो कोविड के बाद वो ऑटो न्यूरोपैथी होती है जिस वजह से कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और दूसरी चीज, जैसा ये भी हमको पता है कि कोविड में जो है फेफड़े का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो पूरा समय के साथ नहीं होता और कुछ पार्ट जो है परसिस्ट करता रहता है। कुछ लोगों में फेफड़े का जो प्रॉब्लम है या रोग है, तो इसलिए सांस तो उसके वजह से भी फूल सकती है। और बाकी जो चीजें हो सकती हैं वो हो सकता है कि कोविड के बाद में अगर जो हार्ट की मसल है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो हम उसको कहते हैं मायोकार्डाइटिस, वो प्रॉब्लम हो सकती है। या जो हार्ट की जो नसें हैं जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उन नसों में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो कभी कभी हार्ट अटैक वगैरह भी हो सकता है। तो अब जो प्रॉब्लम हार्ट की हुई है उसके हिसाब से ही उसका ट्रीटमेंट होता है। अगर हार्ट रेट धड़कता है तो फिर उसके लिए कुछ दवाइयां आती है, बीटा ब्लॉकर, पैडिन होती है, कुछ दवाई लगती है उसको हार्ट रेट के लिए, डिपेंडिंग ऑन उनको क्या सूट करेगी। जहां तक फेफड़े का सवाल है, जैसा मैंने बताया कि देखना पड़ेगा कि कहीं फेफड़े में तो नहीं कर रही लॉन्ग कोविड की वजह से, उसमें सीटी स्कैन होता है और से पता लग जाता है। और फिर अगर वैसा हो रहा है तो फिर उसके एहतियात लेने होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट होता है, वो सब देखना पड़ता है। जहां तक बड़ी बीमारियों का सवाल है हार्ट की, जैसे मायोकार्डाइटिस है, तो उसका अपना स्पेशल इलाज होता है, वही करना पड़ता है। जो मायोकार्डाइटिस का जो इलाज होता है वही इसका भी इलाज होता है। और अगर हार्ट अटैक होता है तो फिर नेचुरली उसमें तो एंजियोप्लास्टी वगैरह की भी जरूरत पड़ सकती है। तो डिपेंडिंग ऑन की क्या प्रॉब्लम हो रही है कोविड की वजह से हार्ट में, पहले तो उसकी जांच होती है और फिर बीमारी के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। बिल्कुल। हरियाणा के हिसार से हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आनंद जी, और डॉक्टर संदीप को भी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ, जो मौसम बदलेगा हमें ये चिंतित रहती है, जैसे मौसम बदलेगा, आगे बरसात आएगी और इसके बारे में कोरोना और बढ़ने की संभावना हो सकती है। और दूसरा डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि किस चीज के विशेषज्ञ है, मैं रेडियो पे थोड़ी आवाज कट के आ रही है, तो जिस चीज के विषय उसके विषय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे तो हमें अच्छा लगेगा। जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि डॉक्टर संदीप मिश्र हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आप हृदय से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो उससे जुड़ा सवाल भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब ये जानना चाह रहे हैं कि मौसम के बदलाव के साथ क्या कोरोना के मामले फिर बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। मौसम के बदलाव के साथ सारे तरह के जो एयरबोर्न वायरसेस हैं उनका रिस्क बढ़ जाता है, और कोरोना भी एयरबोर्न वायरस है प्रेडोमिनेंटली, तो उसका रिस्क तो बढ़ सकता है। लेकिन जो मेन बात यही है कि उसके लिए जो बचाव है वो आपको अगर रखेंगे, जैसे वैक्सीनेशन है, आपने बताया कि बहुत ज्यादा जरूरी है कोरोना का, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल है, तो उससे तो बचने का पूरा इंतजाम है। बस वैक्सीनेशन लेना है और फुल डोज लेना है, जरूरत पड़े तो बूस्टर भी लेना है। तो एक तो यही चीज है, और दूसरी जो बाकी चीजें हैं, सामाजिक दूरी बनाए रखना, मास्क वगैरह पहनना, ये सब अगर सारे एहतियात फॉलो करेंगे तो मौसम बदले ना बदले कोरोना को तो आप बचा ही लेंगे। जी। कुल्लू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजू सिंह। राजू जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
सर नमस्कार। नमस्ते सर मैं जानना चाहता हूँ सर, नई नई बीमारियां आ रही हैं सर, इसका सर हमारे यहाँ कोई सर जैसे कोई मेडिसिन वैज्ञानिक को टैकल कर सकती है, जैसे अभी सर WHO ने कहा है कि अभी जो है कि हेमबोंग की पॉक्स आ रहा है नया बीमारी, तो सर इसके बारे में भी कुछ सर आप लोगों को बताएं कि ये बीमारी है क्या है, इसका बचाव क्या। अब सर मैं अखबार में पढ़ रहा हूँ कि लोग काफी जो है घबरा रहे हैं। जी, आपकी जो बात है वो समझ में आ गई। डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं ये कि जो मंकी पॉक्स नाम की बीमारी दुनिया के 15 देशों में अब तक फैल गई है और जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जताई है, क्या उसका इलाज के लिए कोई प्रक्रिया चल रही है और भारत में उसका कितना खतरा है? देखिए, मंकी पॉक्स जो है वो एक तरह का जूनोटिक डिजीज होती है। मतलब जूनोटिक का मतलब होता है कि एनिमल की डिजीज होती है, लेकिन वो ह्यूमन में आ जाती है, क्योंकि अब क्लोज कांटेक्ट में आ सकते हैं एनिमल के भी, और फिर एक बार ह्यूमन में हो गई तो मतलब इंसान में हो गई तो फिर इंसान से इंसान में फैल सकती है। अब मंकी पॉक्स जो है वो एक तरह का स्मॉल पॉक्स का ही वेरिएंट है। स्मॉल पॉक्स जैसे आपको पता ही है कि बीमारी पूरे के पूरे विश्व से इरेडिकेट हो गई है, और वैक्सीनेशन का ही कमाल है। ये शायद वैक्सीन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि स्मॉल पॉक्स जो है पूरे वर्ल्ड से इरेडिकेट हो गया है। तो लेकिन हुआ ये है कि जब वो वायरस किसी जगह से किसी एनिमल से दूसरे जानवर में अगर फैल जाता है तो उसमें थोड़ा सा रूप उसका बदल जाता है और वो नए तरह का वायरस बन जाता है, फिर उधर पे वो रहता है बहुत टाइम तक और फिर अडेप्ट हो जाता है। तो हुआ ये है कि जो स्मॉल पॉक्स अब इंसान में तो खत्म हो गया, लेकिन इंसान से वो कभी ट्रांसमिट हो गया होगा मंकी में और बंदर में, और बहुत टाइम तक बंदर में रहा, और फिर अब वापस बंदर से ह्यूमन बीइंग में या इंसान में आ रहा है। और ज्यादातर अफ्रीका में ही है, लेकिन अब कुछ तमिलनाडु में भी थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। तो क्योंकि ये भी जो इस तरह की होती है एयरबोर्न होती है, और बाकी ये भी है कि और तरीके की भी उसके स्प्रेड होने के हैं, तो वो अभी पूरी तरह से जांच करके पता लगेगा कि क्या क्या वजह से वो स्प्रेड हो सकता है। बेस्ट चीज तो यही है कि उसको आने ही ना दिया जाए, उसको प्रोटेक्ट कर लिया जाए कि वो स्प्रेड ना करे एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो ये वायरस भी कंट्रोल किया जा सकता है आसानी से। बड़ौद से हमारे साथ जुड़ गए हैं महेश शर्मा। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्ते। आपका प्रोग्राम बहुत ज्ञानवर्धक है और जानकारी से भरपूर है। बहुत शुक्रिया। और हमने जो है 3 डोज ले लिए हैं, अब हम एक हिसाब से सुरक्षित हैं। आगे हम जानना चाहते हैं हमें अब क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी जो हम हमेशा बचे रहें, और इसकी कोरोना की सीमा कब खत्म हो जाएगी बताने की कृपा करें। जी डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने दोनों डोज और साथ में बूस्टर डोज भी आपने ले ली है। तो जो आप मतलब एक तरह का जो काम आप कर सकते थे वो तो आपने कर लिया है, जिससे कि बहुत हद तक प्रोटेक्शन मिल चुका है ऑलरेडी कोरोना से। लेकिन अभी जैसा मैं बता रहा हूं कि किसी भी वैक्सीनेशन से जो प्रोटेक्शन होता है वो 80-85%, 90% तक ही होता है। तो 100% तो नहीं होता, 10% फिर भी रिस्क रहता है कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए बाकी जो प्रिकॉशंस है, जिसमें कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, मास्क पहनना है, हैंड सैनिटाइजेशन बनाए रखना है, वो सब चीजें फिर भी करते रहने पड़ेंगी। लेकिन अगर आप दोनों चीजें क्योंकि अगर हो जाएंगी तो फिर कोरोना के होने का चांस तो करीब करीब 0 ही रह जाएगा। नंबर 1 तो यही है। जी बिल्कुल। राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मवीर जी। धर्मवीर, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी नमस्कार। नमस्ते। मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हमारे एक रिलेटिव के क्या हुआ था, हार्ट की जो ब्लॉक होती है नस, वो ब्लॉक ना होकर वो फट गई थी और इमरजेंसी में उनको ऑपरेशन कराना पड़ा डॉक्टर साहब। उसके बाद उनको जो खर्चा 2 स्टंट का लगा 8 लाख रुपए,
क्या डॉक्टर साहब गरीब आदमी कहाँ अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, अगर कहीं आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि उनको सस्ता इलाज, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने कहा कि 20-30 हजार तक का जो हार्ट का जो छल्ला है जो लगता है, तो इसके बारे कुछ जागरूक करें, हम लोगों को जानकारी दीजिए कि कहाँ आदमी संपर्क करे, कहाँ जाए और कैसे उसका इस्तेमाल कर पाए। धन्यवाद जी। देखिए, जो स्पेशल जो आप कह रहे हैं ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है कि हुआ क्या था। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बलूनिंग वगैरह की कोशिश करी गई होगी तो वो नस फट गई होगी। होगा तो वो ब्लॉक ही, लेकिन जब ब्लॉक को खोलने की कोशिश करी होगी तो नस फटी होगी। तो जब वो फट जाती है नस, तो एक स्पेशल तरह का स्टेंट आता है जिसको कहते हैं कवर्ड स्टेंट, जिसका कि खर्चा कुछ ज्यादा है। और वो क्योंकि आप कह रहे हो 2 लगे होंगे कवर्ड स्टेंट, इसलिए इतना खर्चा आया होगा। अब सवाल ये है कि ये वाला जो स्टेंट है ये तो सिर्फ इमरजेंसी स्टेंट है, ये रेगुलर स्टेंट नहीं है। ये तो हजारों में, 10,000 में, कोई लाख में एक आदमी को ये प्रॉब्लम आती है। तो और ये नहीं पता होता कि कब आएगी प्रॉब्लम, किसको आएगी। कभी कभार ये भी होता है कि जो डॉक्टर अगर जो कर रहा है ट्रीट, अगर वो बहुत एंथुजियास्टिक है, उसने ज्यादा ही एफर्ट कर लिया तो रिस्क हो सकता है फटने का। लेकिन जैसा मैंने बताया ये बहुत रेयर इवेंट है, ये बहुत मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत असाधारण चीज है इस तरह की प्रॉब्लम होना, कि बलूनिंग करते हुए कोशिश के टाइम नस फट जाना। तो ये तो एक बहुत इमरजेंसी है, और जैसा मैंने बताया कि लाखों में एक बार, हजारों में एक बार ऐसे स्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये स्टेंट रूटीनली भी नहीं अवेलेबल होते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आप लकी थे कि जिस जगह पे ये प्रॉब्लम हुई वहां पे ये स्टेंट अवेलेबल थे, तो जान तो बच गई। अब सवाल ये है कि क्योंकि स्टेंट इजीली अवेलेबल नहीं होते, इनका जो भी चीज कॉमर्स में आ जाती है, अगर आप कोई चीज साबुन यूज करते हैं, सब लोग यूज करते हैं, तो साबुन की कीमत डाउन हो जाती है। कोई ऐसी चीज है जो कोई यूज नहीं करता, वो कभी कभार यूज होती है, तो वो कीमत उसकी थोड़ी महंगी रहती है। तो इसमें गवर्नमेंट का कुछ रोल शायद मुझे लगता है इतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये साधारण चीज नहीं है, असाधारण चीज है। अब आप कोई चीज में आप बस से जाते हैं तो आप गवर्नमेंट से ये कह सकते हैं कि बस का किराया कंट्रोल कर ले, लेकिन अगर आपको कभी हवाई जहाज से जाना पड़ गया उसी चीज के लिए, तो फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर फिर भी मुझे पता है कि हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, और धीरे धीरे करके जो ये जो मतलब स्पेशल स्टेंट्स हैं जिनको हम कवर्ड स्टेंट्स कह रहे हैं, हो सकता है अगली बार में ये भी प्राइस कंट्रोल में आ जाए और फिर जो है पेशेंट्स को लाभ हो सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। डॉक्टर संदीप, हृदय रोग पर बात चल रही है, बहुत सारे युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या देखने को आ रही है, और खासकर जो रात के 1 बजे से सुबह के 5 बजे तक का समय होता है, उसमें ही हार्ट अटैक के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। आप क्या संदेश देंगे उन करोड़ों युवाओं को जो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं कि हमारा दिल स्वस्थ हो, क्या लाइफस्टाइल हम मेंटेन करें? इसके जवाब से पहले एक कॉलर को ले लेते हैं। दिल्ली से ताहिर जी जुड़ गए हैं। हेलो जी ताहिर जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल यह है सर, मेरी उम्र कम से कम 60 साल की है जी, और मैंने दोनों वैक्सीन भी लगा रखी है जी, लेकिन आपका प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही डेली सुनता हूँ मैं। कोई सा दिन ऐसा नहीं नागा जाता है जो मैं सुन ना पाऊँ। आपका प्रोग्राम सुने बगैर चैन नहीं पड़ता है मुझे। बहुत आभार ताहिर जी। आज क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना ये चाहता हूँ सर, मैंने दोनों वैक्सीनें लगा ली हैं, वो तो मैं सेफ्ट हूँ जी थोड़ा सा, और फिर बाहर जाने में, मास्क लगाने में किसी में लापरवाही नहीं बरतता हूँ मैं। लेकिन इसके बाद आपके पास इतने डॉक्टर, इतने विशेषज्ञ बैठते हैं। मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ है जी। रीढ़ की हड्डी टूट गई थी उस, और सफदरजंग में ये इसमें दिखाया, फिर ये फरीदाबाद में एशियन हॉस्पिटल में हुआ है जी। उसके बाद में जब से ऑपरेशन हुआ है, मैं रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद भी जुड़ गई, और फिर भी मुझे बहुत 1-2 प्रॉब्लम है। मेरी जिंदगी नहीं रही।
क्योंकि लैटरीन और पेशाब का मुझे पता ही नहीं चल पाता है कब आना होता है कब आएगा। जी डॉक्टर साहब, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी समस्या से परेशान हैं, आप कुछ बताएंगे या किसी दूसरे कार्यक्रम में इनका जवाब इनको भी? नहीं, देखिए, ये मोटी बात ये है कि स्पाइनल कॉर्ड का जब होता है तो मेरे ख्याल से रीढ़ की हड्डी के इनकी प्रॉब्लम बता रहे हैं, मोस्ट लाइकली स्लिप डिस्क होगी। और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड के जो ये वाले पार्ट को सप्लाई करती हैं, जिसमें कि यूरिनेशन होता है या फिर डिफिकेशन होता है, जैसे टट्टी पेशाब का जो है, उसको सप्लाई कर रही होगी, उस नर्व पे प्रेस हुआ होगा और वो नर्व जो है डैमेज हुई होगी, जिस वजह से ये प्रॉब्लम इनको हुई। जी। तो नंबर जो 2-3 चीजें हैं, अगर ये अचानक होता है और शुरू में तो ये होता है कि अगर वो नर्व प्रेस हो रही है तो पॉसिबल होता है कभी कभार की सर्जरी करके उसको फौरन रिवर्स कर दिया जाए, अगर ऐसी प्रॉब्लम है। दूसरा ये भी होता है कि और तरीके होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में जब डिस्क प्रोलैप्स होता है तो उसको थोड़ा रिलीव करने के वो आपको डॉक्टर या फिजियोथेरेपी वाले बता देंगे। फिजियोथेरेपी के भी होते हैं और तरह की चीजें होती हैं जिनसे कि ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ट्रैक्शन भी होता है। तो ये तो है एक्यूट स्टेज पे। अब क्योंकि अगर चीज परसिस्ट हो गई है, लंबे टाइम से हो रही है, तो भी ये होता है कि कभी कभार नर्व में रिकवरी होती है और कुछ जो प्रॉब्लम ऐसी आ गई है वो धीरे धीरे समय के साथ उसमें टाइम लग सकता है, महीना 2 महीना 6 महीना, तो धीरे धीरे रिकवर हो, कुछ रिकवरी हो, कभी पूरी भी रिकवरी हो जाती है, कभी पार्शियल रिकवरी हो जाती है। तो ये भी अब किस्मत की बात है कि समय के साथ और प्रॉपर जो फिजियोथेरेपी और बाकी प्रिकॉशंस लें तो ये में रिकवरी होने का चांस होता है। लास्ट बात ये है कि अब इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, पहले के जमाने में तो जो था कोई ज्यादा इलाज नहीं था, बेड रिडन ही हो जाते थे लोग, ज्यादा कर नहीं पाते थे। लेकिन अब डायपर्स वगैरह आते हैं तो वो उनको प्रॉपर यूज कर जाए तो प्रैक्टिकली नॉर्मल लाइफ लीड की जा सकती है। जैसे बच्चे में डायपर लगा देते हैं और बच्चा नॉर्मल हो जाता है, कुछ भी कर सकता है, ये नहीं डर होता कि घर गंदा करेगा टट्टी पेशाब से, तो वो बच्चा जो है अपना चलता है, बाद बीच बीच में डायपर चेंज करने पड़ते हैं। ऐसे ही अब अडल्ट डायपर्स आते हैं जिनका कि अगर प्रयोग किया जाए बिल्कुल ठीक, तो ये कंट्रोल में आ सकती है प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, हम चर्चा कर रहे थे कि अपना दिल कैसे स्वस्थ रखें, हार्ट अटैक के खतरे को कैसे कम करें, बहुत संक्षेप में क्या संदेश देंगे? देखिए, 4-5 चीज हैं जो हम क्विकली कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर खान पान पे ध्यान दें। इसमें स्पेशल बात यह है कि थोड़ा ऑयल या घी का जो है प्रयोग जो है कम से कम रखें और साथ में जो है अच्छा अमाउंट ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएं और बहुत ज्यादा कुक करके ना खाएं। जितना हो सके, कुछ फ्रूट्स तो सब आप रॉ खा सकते हो, वेजिटेबल में भी कुछ रॉ खा सकते हैं, सलाद वगैरह, बाकी को भी अगर बॉईल करें या स्टीम करके खाएं तो वो जो है बहुत अच्छा रहेगा। तो ये तो है खान पान की चीज। और कुकिंग ऑयल जो है वो आप प्रॉपर यूज करें। जैसे कि होता है हमारा मस्टर्ड सरसों का तेल होता है या मूंगफली का तेल होता है या राइस ब्राइन ऑयल होता है, ये अच्छे तेल है, ये ज्यादा यूज करें तो फिर प्रॉब्लम कम रहती है। नंबर 2 है कि एक्सरसाइज वगैरह करना। तो रेगुलर जो है एक्सरसाइज करें। जो लोग एक्सरसाइज नहीं भी करते वो नंबर ऑफ स्टेप्स अपने नाप लें कि आपका जो स्टेप है कम से कम 7000 स्टेप्स अगर आप दिन में चल रहे हैं तो जो है आपका जो है हार्ट काफी कुछ बहुत हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। और लास्ट चीज जो मैं कहूंगा संक्षिप्त में कि स्ट्रेस को मैनेज करें। जी बिल्कुल, कई तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के, योगा है, योग है, और भी तरह के हैं स्ट्रेस रिलीव करने के तरीके हैं। और लास्ट में प्रॉपर सोए, नींद को जो है कोशिश करें कि प्रॉपर नींद मिले। तो ये 3-4 तरीकों से मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट को स्वस्थ रखा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि आपसे और चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए आप योग करिए, प्राणायाम करिए, कसरत करिए, बेहतर खान पान करिए और सकारात्मक बने रहिए। स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और संक्रमण से बचे रहिए। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजस्थान के कुलपति और अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर संदीप मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।